हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रोफेसर आदिल शेख। ठीक है। नाउ इस क्वारंटीन के टाइम पे व्हाट वी आर प्लानिंग इज़ कि हम लोग कुछ एफएम के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। विच विल बी कंसेप्चुअल। हम लोग कुछ कंसेप्ट रिकॉर्ड करेंगे, कंसेप्ट के साथ उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। सो राइट नाउ टेस्ट पर्पज़ के लिए वी आर जस्ट अपलोडिंग वन वीडियो। ठीक है, आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, सो दैट अकॉर्डिंगली वी गेट एनकरेज आगे और वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके। सो राइट नाउ जो फर्स्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एंड मार्केट वैल्यू एडिशन। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है, इट इज़ देयर इन TY-BAF एंड TY-BMS इज वेल। तो हम लोग स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे उठाएंगे जो TY-BMS में भी कॉमन हो और TY-BAF में भी कॉमन हो, सो दैट दोनों भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। ओके। सो जो अभी टॉपिक की मैंने बात किया, दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। इट इज़ देयर इन सेम 6 ऑफ FM एंड TY-BAF। बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में आपको मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पिछले 2 पेपर में एज ऑफ वी नो के ये नया सिलेबस है, तो नया सिलेबस के हिसाब से दोनों पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है 10 से 15 मार्क के लिए आया है TY-BAF में, एज वेल एज TY-BMS में। इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन इन SFM। सो SFM में शेयर होल्डर्स वैल्यू करके एक टॉपिक है, उसके अंदर आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एंड मार्केट वैल्यू एडिशन देखने मिलेगा। राइट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? फर्स्ट आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा एंड विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या एडिशनल वैल्यू जनरेट किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। So there are two concepts that we need to understand. One is EVA and second is market value addition, that is MVA. EVA डिनोट करता है कि कंपनी ने एडिशनल प्रॉफिट्स कितना जनरेट किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और मार्केट वैल्यू एडिशन डिनोट करता है कि कितना मार्केट में एडिशनल वैल्यू जनरेट किया। नाउ MVA को साइड में रखते हैं, फर्स्ट लेट अस डिस्कस EVA, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। ओके। नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन डिनोट करता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना एडिशनल प्रॉफिट जनरेट किया है आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। नाउ सारे खर्चे हटाने के बाद कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए एडिशनल प्रॉफिट्स कितना जनरेट करके रखा है, और आई वुड रेदर पुट इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, वो हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन से देखेंगे। राइट नाउ ये इसका मीनिंग है। नाउ अपने को ये समझना है कि उसका फॉर्मूला कैसे है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है ये। राइट नाउ अब इसके बाद मैं आपको मेरे स्लाइड्स की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का पहले मीनिंग जो भी हम लोग ने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ ये जो नोट्स है, इसका आप पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू, आई वुड से कि तो आपको हेल्प करेगा आगे जाके मेमोराइज करने के लिए या फिर याद रखने के लिए। ठीक है। नाउ मीनिंग है, इट मीन्स एडिशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी फॉर देयर शेयर होल्डर्स ओवर एंड अबव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन शॉर्ट मैंने वही मीनिंग बताया था कि कंपनी के पास एडिशनल प्रॉफिट्स कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हटाने के बाद। नाउ इसका फॉर्मूला सिंपल है, इट इज़ NOPAT माइनस वैक अमाउंट। तो यहाँ पे EVA इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट, दैट इज NOPAT, जिसका फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड वैक इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ऑब्वियसली हम लोग को पहले इंडिविजुअली ये दोनों का मीनिंग समझना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा EVA कैसे कैलकुलेट होता है। नाउ सबसे पहले आते हैं अपने NOPAT पे। तो NOPAT का मैंने आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म बताया, दिस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एनी टू ऑफ दिस फॉर्मूलाज। अब जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर तुम लोग को मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स, अभी तक एग्जाम में तो 10 मार्क्स का सम है या 8 मार्क्स का, इससे बड़ा कोई सम अभी तक डिग्री में पूछा नहीं गया। इसीलिए NOPAT का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो 99% ऑफ द टाइम आपको यूज़ होगा, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट वो सब CA फाइनल या IPCC लेवल पे पूछा जाता है। आप लोग को इतना कुछ डेप्थ में ये चीज़ें समझना एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, सो दिस आर द टू फॉर्मूलाज ऑफ NOPAT। इसमें से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपके पास क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है।
नाउ अगर आपको क्वेश्चन में EBIT दिया हुआ है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वैसे केस में आपका नोपैट निकालने का फॉर्मूला है EBIT 1 माइनस टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टी? टी का मतलब होता है टैक्सेस। सो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मेरा EBIT 1 लाख है, मेरा टैक्स रेट है 50%। सो 1 लाख में से अगर मैं 50% हटा दूँ तो बचा कितना? 50,000। दैट 50,000 विल बी ट्रीटेड एज ए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ इसके दो फॉर्मूला है। अगर आपको EBIT दिया है तो यू कैन से EBIT 1 माइनस टी, और अगर आपको पैट दिया हुआ है तो पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो पैट प्लस इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर पैट आपका है 50,000, इंटरेस्ट है 10,000, टैक्स रेट 50% है, तो वैसे केस में आप क्या करोगे? पैट आपका 50 प्लस 10,000 में से 50% माइनस करोगे, बचा 5,000, तो 50 प्लस 5 55,000। राइट, सो ये था अपना नोपैट का फॉर्मूला, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। नेक्स्ट हम लोग समझ के लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये उसका फुल फॉर्म है। इसका मीनिंग ये है कि ऑन एन एवरेज कंपनी अपने जो भी फंड्स रेज करती है, जैसे कंपनी के पास पैसा रेज करने के लिए लॉन्ग टर्म में इक्विटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस का ऑप्शन है, ठीक है। तो कहीं से भी अगर कंपनी पैसा उठाए तो वो लोग को उसके पीछे कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। कोई भी आपकी कंपनी में फ्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, सो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। तो जैसे अभी अगर आप मान लो कि डिबेंचर, अगर डिबेंचर से पैसा उठाते हो या फिर बैंक से लोन उठाते हो, तो बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सो दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट। एंड अगर मान लो कि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर आप पैसा रेज करते हो, तो वैसे कि इसमें कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। तो दिस विल बिकम द कॉस्ट फॉर रिस्पेक्टिव फंड्स दैट आई एम ट्राइंग टू रेज। ओके, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही डिनोट करता है कि आपने जहाँ से भी कोई भी जो भी सोर्स से आपने पैसा रेज किया, मेड बी इक्विटी, मेड बी डिबेंचर, मेड बी प्रेफरेंस, उसके पीछे ऑन एन एवरेज आप हर साल कितना कॉस्ट बेयर करते हो। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि EVM क्या बताता है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, कितना एडिशनल प्रॉफिट्स बचा है सारे कॉस्ट मीट करने के बाद। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब इसका कैलकुलेशन समझने से पहले ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसका यहाँ पे मैं रीड आउट कर देता हूँ। इट रिफर्स टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म बताया। नेक्स्ट, इट मीन्स द एवरेज कॉस्ट पेड बाय द कंपनी पर एनम फॉर रेजिंग द फंड्स विच मे बी थ्रू आइदर डेप्थ और इक्विटी। नाउ इट इज डेप्थ और इक्विटी, मतलब चाहे मैं डेप्थ से रेज करूँ या इक्विटी से रेज करूँ, उसके पीछे ऑन एन एवरेज मेरा पैसा कितना जा रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ऑलराइट, नाउ वैक इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। तो वैक कैलकुलेट करने का एक टेबल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। देखा जाए तो वैक का एक फॉर्मूला है, बट फिलहाल हम लोग अपने चीज़ें सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने उस फॉर्मूला को टेबल में कन्वर्ट किया है, विच विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईजी। Alright, so this is the WACC table that we were talking about. So simple खाली 4 कॉलम है, particulars, capital amount, cost percentage and finally we get the WACC amount by multiplying these 2 column. Okay, so सबसे पहला particulars कॉलम में हम लोग जहाँ से भी पैसा रेस करते हैं वो लिखते हैं। जैसे मेरे पास मेजॉरिटी 2 ऑप्शन होता है, either through equity या फिर लॉन्ग टर्म डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म बैंक लोन। नाउ अगर मैंने इक्विटी से रेज किया तो इट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो व्हेनेवर आई टेक इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ऐड कर देता हूँ, बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो फंड्स होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही एक्स्ट्रा रखा जाता है। नेक्स्ट इज डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। सो बेसिकली अगर हम लोग को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है तो हम लोग ये वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अमाउंट, जैसे इक्विटी से अगर मैंने 2 लाख उठाया तो 2 लाख यहाँ लिखूंगा। अगर डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन से अगर मैंने मान लो कि 1 लाख रुपीज़ उठाया तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर। नेक्स्ट मेरे को जो फाइंड आउट करना है वो लोग का कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नाउ दिस इज एट टाइम्स गिवन टू यू इन क्वेश्चन। अगर मान लो कि 5 मार्क्स का आता है तो वैसे केस में यू विल बी गिवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम लोग के डिनोट करते हैं, या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जिसको हम लोग के डी डिनोट करते हैं। तो अगर आपको 5 मार्क्स का आ जाता है तो वैसे केस में ये परसेंटेज में आपको ये कॉस्ट दिया हुआ रहेगा। बट अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको कैलकुलेट करने का हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये टेबल समझ के लेते हैं।
राइट। चलो अज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज दैट इज 2 लाख, ठीक है। एंड उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जैसे इक्विटी से अगर मैं पैसा उठाता हूँ तो जैसे मैंने डिस्कस किया उसका कॉस्ट होता है डिविडेंड। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे को हर साल 10% का डिविडेंड लेना पड़ता है, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। So this is the cost that I will have to bear in order to raise that 2 lakh rupees from equity market. Next is डिबेंचर। तो वैसे ही डिबेंचर अगर 1 लाख है उसका कॉस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट। तो सपोज अगर मैं डिबेंचर से या फिर बैंक से 1 लाख रुपया उठाता हूँ, उसके पीछे अगर मेरे को इंटरेस्ट 7% पेयर करना पड़ रहा है, तो 1 लाख का 60% होता है, 1 लाख का 7% होता है, दैट इज नथिंग बट 7,000। तो उस हिसाब से मेरा बैक कितना हो जाएगा, इट इज़ 20 + 7, 27,000 विल बी माई बैक अमाउंट। मुझे ये दोनों का टोटल करना है, तो ये 27,000 को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अमाउंट बोला जाता है, जो अपने फॉर्मूला में यूज़ होता है। ऑलराइट ना, तो जो मैंने स्टार्टिंग के पेपर में जैसे आपको ये बताया था कि तुम्हारा जो EVA का फॉर्मूला है दैट इज़ NOPAT माइनस बैक अमाउंट। तो NOPAT का तुम्हारा ये फॉर्मूला है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना है यूजिंग द एनी वन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ NOPAT। देन सेकेंड स्टेप में आपका बैक कैलकुलेशन है। बैक कैलकुलेशन के लिए आपको ये टेबल बनाना है, प्रोवाइडेड द KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड KD दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का परसेंटेज आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपका बैक टेबल इनकम्प्लीट माना जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट। सो अभी तक आपको मेरे स्टेप समझ में आ गए रहेंगे कि सबसे पहला स्टेप जो है अपना NOPAT कैलकुलेशन, नेक्स्ट स्टेप है बैक कैलकुलेशन। तो बैक कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेल एंड गुड, स्ट्रेट अवे वी कैन गो विद द टेबल। एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट KE एंड KD, जो अभी मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि KE और KD कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो TY बैथ में पर्टिकुलरली ये जो टाइप का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का आ चुका है एक ETKT पेपर में, जहाँ पे आपको KE और KD कैलकुलेट करना पड़ रहा है। सो नो डाउट अभी तक BMS के पेपर में मेरे को इतना डिफिकल्ट सम देखने नहीं मिला, बट द पीपल हु आर देयर इन बैक, TY बैक, वो लोग को KE और KD का फॉर्मूला समझना ज़रूरी है। राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द KE इज कैलकुलेटेड, जिसका मैंने हेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट परसेंटेज। KE इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो तुम्हारे कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग तुमसे मिनिमम कितना रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन निकालने का ऐसे देखा जाए तो 2 से 3 फॉर्मूला है, ठीक है। बट फॉर द पर्पस ऑफ EVA वी यूज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ऑलराइट नाउ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जो फॉर्मूला है वो आगे तुम लोग को देखने मिलेगा, दैट इज RF प्लस बीटा RM माइनस RF। नाउ इसका डिनोशन भी मैंने इमीडिएटली नीचे लिख के रखा है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है, जिसको समझाना मेरे पास और ½ एन आवर लगने वाला है। सो इट्स बेटर हम लोग इसका लॉजिक में नहीं जाए, बिकॉज ना बैफ को ना BMS को, दोनों को भी ये CAPM इन डेप्थ में नहीं है। नो डाउट इन TY BMS यू ऑलरेडी हैव हैड दिस इन योर IAPM सब्जेक्ट, जहाँ पे आपने CAPM का एक चैप्टर ही पढ़ा। सो TY BMS इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फॉर्मूला, एंड BAF you don't need to know the in-depth reason of this formula। तो फिलहाल खाली आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, इसलिए मैंने नीचे उसका फुल फॉर्म लिखा है, ताकि क्वेश्चन में अगर आपको ये लिख के आए तो समझ में आ जाए कि आपको KE कैलकुलेट करना है। ऑलराइट नाउ RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है तुम्हारा RM का मतलब है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, एंड द लास्ट वन इज बीटा। So this is the formula that we are going to use in order to calculate KE, अगर आपको क्वेश्चन में KE नहीं दिया हुआ है। अगर दिया है तो स्ट्रेट अवे आप इधर डाल दो, और अगर नहीं दिया है तो आपको ये सारे इनपुट्स दिए रहेंगे जिसका यूज़ करके आपको KE कैलकुलेट करना है। ऑलराइट ऑलराइट नाउ नेक्स्ट इज KD का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब अगर हम लोग डिबेंचर से या लॉन्ग टर्म बैंक लोन से जब पैसा उठाते हैं तो उसके पीछे क्या कॉस्ट बेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ऑलराइट सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का 2 फॉर्मूला है। अब आप लोग को सबसे पहले दिमाग में आ रहा रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्यों, बिकॉज आपको इंटरेस्ट रेट तो पहले से पता होता है। जैसे अगर मैं बैंक से लोन उठाने जा रहा हूँ तो बैंक मेरे को पहले ही बता देता है कि 10% उन लोग का इंटरेस्ट रेट होगा।
तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा रहेगा कि अगर हम लोग को इंटरेस्ट रेट दिया है तो वाई वी आर कैलकुलेटिंग KD। अब उसका आंसर इसके फॉर्मूला में है। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको दो केसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ KD। आइदर द इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन और द इंटरेस्ट रेट विल नॉट बी गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो आपको पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट 1 - T। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट है 10%, टैक्स रेट आपका 50% है, तो 10% 1 - 0.50, और एल्स आपने कैलकुलेटर में आप 10 - 50% भी कर सकते हो, तो स्ट्रेट अवे इट इज गोइंग टू गिव यू 5%। सो 5% विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आ रहा रहेगा कि हम लोग इंटरेस्ट में से टैक्स क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अगर आप अपना फॉर्मेट देखोगे, सपोज वी ऑलवेज स्टार्ट आवर इनकम स्टेटमेंट यूजिंग EBIT। तो EBIT में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर आपको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड फाइनली आपका अगर टैक्स परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो इस पर कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स ये इंटरेस्ट के खर्चे के वजह से अपना EBT कम हो जाता है, जिसके वजह से अपनी टैक्स की सेविंग होती है। तो ये टैक्स की सेविंग होने के वजह से हम लोग ये निकालते हैं कि अपना इंटरेस्ट के वजह से नेट खर्चा कितना जा रहा है। दैट इज़ वाई वी डिडक्ट टैक्स। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट इज़ इंटरेस्ट माइनस टैक्स, सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, जो आई गेस 10 to 5% केस में होगा, तो वैसे केस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट देना चाहिए, एंड ऑल्सो यू शुड बी गिवन कि आपने लोन कितने का लिया। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है, डेप्ट अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट 1 - T डिवाइडेड बाय डेप्ट अमाउंट इंटू 100। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बोला है कि इंटरेस्ट है 10,000, मैंने लोन उठाया था 1 लाख का, एंड टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 का, लोन है 1 लाख का, टैक्स है 30%। तो इसका यूज़ करके भी मेरा KD निकल सकता है। सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 10,000, 1 - T व्हाट इज़ द टैक्स रेट 30%, उसको डेसिमल में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डेप्ट अमाउंट, मैंने लोन कितने का लिया था 1 लाख। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 10,000 में से 30% माइनस करूँगा तो आई विल गेट 7,000। 7,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, इट कम्स आउट टू 7%। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर KD। ओके, ऑलराइट। सो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग पहले थियरी डिस्कस करेंगे और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड सम्स करेंगे, ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाओ या फिर आप सम अप कर पाओ कि स्टार्ट से हम लोग ने क्या समझा था। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एग्जांपल दैट आई हैव मेड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है EBIT, दैट इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 1 लाख, टैक्स रेट इज 30%, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 2 लाख, डिबेंचर 1 लाख, इंटरेस्ट रेट इज 10%। देन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसका यूज़ करके मे बी अपन KE निकाल पाए। तो बीटा इज़ 1.2, RF इज 10%, RM इज 15%। कैलकुलेट द EVA फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोग को EVA कैलकुलेट करना है। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि EVA कैलकुलेट करने का अपना 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा NOPAT, next is WACC amount, and the third one is EVA, that is the difference between NOPAT and WACC amount. Okay, now सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NOPAT से। तो मैंने बोला था कि NOPAT का आपको 2 फॉर्मूला दिया था, either it was EBIT 1 - T, अगर आपको EBIT दिया है तो EBIT माइनस टैक्सेस, और अगर PAT दिया है तो PAT प्लस इंटरेस्ट 1 - T। बट यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि क्वेश्चन में EBIT दिया हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ EBIT वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ EBIT 1 - T। ऑलराइट, सो जैसे सेकेंड लाइन में आपको ऑलरेडी टैक्स रेट दे के रखा है, EBIT भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। सो EBIT इज़ 1 लाख एंड द टैक्स रेट इज़ 30%। सो अपने कैलकुलेटर में अगर आप 1 लाख में से 30% माइनस कर दोगे तो भी आपको 70,000 मिलेगा, और अगर आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा डेसिमल में। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से जाओ तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1 - 0.30 होता है 0.70, 0.70 इंटू 1 लाख इज़ नथिंग बट 70,000। सो आप कोई भी तरीके से जाओ आपका आंसर 70,000 ही आएगा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। हम लोगों ने NOPAT ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बट EVA के लिए अपने को 2 इनपुट्स है, दैट इज़ NOPAT एंड WACC amount। सो मूविंग अहेड विद आवर सेकेंड स्टेप, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मैंने आपको टेबल बताया था,
बट मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करके नहीं दिया है, जो अपने ये वाले क्वेश्चन में है, तो आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज़ के ई एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दैट इज़ के डी पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसीलिए भले अपना सेकेंड स्टेप बैक कैलकुलेशन है, बट हम लोग स्ट्रेट अवे टेबल पे जंप नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने को कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वी वर गिवन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो मैंने आपको दो सिचुएशन दिया था, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज गिवन एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। सो कंसिडरिंग दिस, यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू यूज आवर फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी, और इन अदर वर्ड्स आई कैन पुट इट एज इंटरेस्ट रेट माइनस टैक्सेस। सो अगर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना है 10%, टैक्स रेट इज 30%, तो सिंपल अगर आप अपने कैलकुलेटर में 10 माइनस 30% करोगे तो भी आपको 7 मिल जाएगा, और इस फॉर्मूला से जाओगे तो भी आपको 7% मिल जाएगा। ऑलराइट, सो के डी अपना आ गया 7%। मूविंग अहेड विथ के ई। सो के ई का मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM का यूज़ करके हम लोग के ई निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये तीनों इनपुट्स ऑलरेडी दिया हुआ है क्लियरली, बीटा इज 1.2, RF इज 10% एंड RM इज 15%। यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट आवर के, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आपके सामने है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सो RF इज 10 प्लस 1.2 ब्रैकेट में 15 माइनस 10। सो यूजिंग द बॉडमास रूल सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो 15 माइनस 10 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज 6 प्लस 10 विल गिव यू 16%। तो अपने पास अभी के ई भी आ गया। नाउ वंस वी हैव के ई एंड के डी रेडी, नाउ वी कैन गो अहेड विद द टेबल ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पे हम लोग अपना बैक अमाउंट निकालेंगे। सो अपना अल्टीमेट गोल रहेगा नो पैट और बैक अमाउंट निकालना, जिसके लिए शायद हम लोग को ये सारे कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ये दिख रहा है। ऑलराइट, नाउ जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि अभी हम लोग ने के ई के डी और के ई कैलकुलेट कर लिया, तो मूविंग अहेड विद द वैक अमाउंट। तो वैक अमाउंट का अपना ये टेबल फिक्स है, दैट इज पर्टिकुलर्स कैपिटल अमाउंट कॉस्ट परसेंटेज एंड दैट इज फाइनली अपने को मिलता है वैक, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी करके। नाउ सबसे पहले पर्टिकुलर्स में इक्विटी डिबेंचर, जो भी सोर्स से हमने पैसा रेज किया है, तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाउ मच 2 लाख एंड डिबेंचर इज 1 लाख। तो इक्विटी के सामने इक्विटी का अमाउंट लिख दिया, डिबेंचर के सामने डिबेंचर का अमाउंट लिख दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग ने ऑलरेडी कॉस्ट परसेंटेज निकाल दिया है। के डी इज डिनोटेड बाय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर का कॉस्ट 7% है, इक्विटी का कॉस्ट 16% है, जो हम लोग ने अभी ऊपर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था। नाउ अब ये टेबल में जब हम लोग उसको पुट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट बैक अमाउंट ऑटोमेटिकली। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये कैपिटल अमाउंट को हम लोग ने ए दिया है, कॉस्ट को बी दिया है, एंड फाइनली हम लोग ने बोला है बैक अमाउंट कैसे आता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके उसका समीशन करना, राइट। नाउ 2 लाख का 16%, सो इन शॉर्ट ये दोनों को स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप जैसे कि देख रहे हो ये परसेंटेज है, तो वेन एवर इट इज़ रिटन एज परसेंटेज तो आप स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको 2 लाख का 16% निकालना है। सो 2 लाख का 16% आप निकालोगे अपने कैलकुलेटर में तो इट विल गिव यू 32,000। डिबेंचर जो 1 लाख है, 1 लाख का 7% निकालोगे तो 7,000। तो ये डिनोट करता है कि अगर आप इक्विटी से 2 लाख रुपया उठाते हो तो एवरी ईयर आप वी विल हैव टू पे 32,000 बिहाइंड दैट। डिबेंचर से पैसा उठाते हो, जैसे मैंने 1 लाख रुपया उठाया है तो उसके पीछे मेरे को 7,000 का कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। सो मेरा ऑन एन एवरेज टोटल कॉस्ट इज 39,000। दिस इज़ नथिंग बट माई बैक अमाउंट, जो मैंने यहाँ पे सबमिशन का साइन डाला है, तो मुझे ये दोनों का टोटल करना है। ऑलराइट, नाउ सो यहाँ पे जाके अपना स्टेप सेकंड खत्म हो जाता है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ बैक अमाउंट। तो देखा अपने बैक का कैलकुलेशन थोड़ा अपना बड़ा था, बिकॉज अपने को के ई और के डी नहीं दिया था, तो हम लोग ने सबसे पहले के डी कैलकुलेट किया, फिर के ई कैलकुलेट किया, देन ओनली वी वर एबल टू सॉल्व इट इन टेबल। तो सो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि जब तक आपको के ई और के डी नहीं दिया रहता है आप टेबल पे नहीं जा सकते। ऑलराइट, चलो सो हम लोग ने ऑलरेडी अपने फर्स्ट स्टेप्स में नो पैट निकाल लिया है, सेकेंड स्टेप में वैक निकाल लिया है। अब सीधे थर्ड स्टेप में हम लोग को कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, जिसका फॉर्मूला मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था, दैट इज़ नो पैट माइनस वैक अमाउंट।
So NOPAT, that is net operating profit after tax, is 70,000, WACC amount is 39,000, and दोनों का difference 31,000. This is economic value addition. This is the additional profits generated by the company for the shareholders. मतलब shareholders के लिए company के पास इतना extra operating profit रखा हुआ है जो शायद उन लोग को future में बांटा जा सकता है. Right, so this is how we end up this concept of economic value addition. In my next video I'm going to discuss about MVA. ये चैप्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. मार्केट वैल्यू एडिशन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग एग्जाम करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, सो दैट वी आर एनकरेज टू फर्दर अपलोड मोर वीडियोस. थैंक यू.